हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू दी एक्सेल क्लास में फिर से आपका वेलकम है। तो चलिए जल्दी से ब्लैंक वर्क बुक पे क्लिक कर देते हैं। सो गाइस, आज चलिए एक बार ये ज़रा फॉर्मेट पेंटर एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये जो फॉर्मेट पेंटर है ये क्या करता है, और ये फॉर्मेट पेंटर कहाँ होता है? क्लिप बोर्ड में। ठीक है, तो जो हमारी सबसे पहली क्लास थी उसमें हमने ये क्लिप बोर्ड वर्ड पढ़ा था और हमें इसका मतलब नहीं मालूम था कि क्लिप बोर्ड क्या होता है। क्लिपबोर्ड जो है बेसिकली टेम्परेरी डेटा स्टोर करता है, कॉपी का, पेस्ट का। ठीक है, जब हम कुछ कॉपी करते हैं तो क्लिपबोर्ड में उसका डेटा रहता है, और ये जो पेस्ट वाला बटन है ये आपका एक्टिव हो जाता है, ये हाईलाइट होता रहता है। ठीक है, तो मैं आपको ज़रा इसकी एक गूगल डेफिनेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिख के आया है, व्हाट इज़ अ क्लिपबोर्ड? अ क्लिपबोर्ड इज़ अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया फॉर डेटा दैट द यूज़र वांट्स टू कॉपी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो ये क्लिप बोर्ड की जो है एक डेफिनेशन है, अगर आपको अच्छे से समझना है क्लिप बोर्ड। बाकी वो इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से इम्पॉर्टेंट नहीं है अगर आपको प्रैक्टिकल चीज़ें करनी है। हाँ, अगर आपको थ्योरी लिखनी है, एक्सेल का कोई दूसरा एग्ज़ाम देना है तो ठीक है, आप थ्योरी भी पढ़िए, है ना। तो इस क्लिप बोर्ड को देखते हैं, इस क्लिप बोर्ड का काम क्या होता है। सपोज़ करते हैं मैं इस सेल को, चलिए अभी इसका साइज़ हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं कोई नाम लिख देता हूँ। चलिए, एक नाम मैंने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे भी मैं एक नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं एक नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे भी एक रैंडम जगह पे एक नाम मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं एक नाम लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने कुछ नाम लिख दिए हैं यहाँ पे। अब हम इस पहले वाले नाम में या किसी भी नाम में हम एक कोई फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। सपोज़ करते हैं मैंने यहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग कर ली। फॉर्मेटिंग से मेरा क्या मतलब है? जैसे मैंने इसको बोल्ड कर लिया, मैंने इसको इटैलिक कर लिया, मैंने इसको अंडरलाइन भी कर लिया, और उसके बाद जो है मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे मोर कलर्स पे जाके कोई एक स्पेसिफिक कलर ले लिया, और फिर मैंने इसको, इसके फॉन्ट को कर दिया येलो। ठीक है, तो मैंने ये फॉर्मेटिंग कर दी। अब मैं चाहता हूँ ये सेम फॉर्मेटिंग इस नाम पे भी आ जाए। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पूरी फॉर्मेटिंग फिर से करनी पड़ेगी, वो पूरी फॉर्मेटिंग मुझे फिर से दोहरानी पड़ेगी। और अगर मैं चाहता हूँ कि वो फॉर्मेटिंग डायरेक्ट यहीं से कॉपी होके इधर आ जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं यहाँ पे इस ग्रीन वाले बॉक्स को रखूँगा, फॉर्मेट पेंटर पे मैं जाऊँगा, फॉर्मेट पेंटर पे मैंने 2 बार क्लिक किया। ठीक है, डबल क्लिक किया है, और उसके बाद ये देखिए अब फॉर्मेट पेंटर भी आने लगा है। जैसे इस पर क्लिक करूँगा, देखिए ये फॉर्मेटिंग इधर आ गई। क्लिक किया, ये फॉर्मेटिंग इधर आ गई। क्लिक किया, सिंगल क्लिक कर रहा हूँ मैं, ये फॉर्मेटिंग इधर आ गई। सिंगल क्लिक किया, बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेट हो गया। अगर मैं किसी खाली बॉक्स पे, खाली सेल पे क्लिक करूँगा तो वहाँ पे भी फॉर्मेटिंग आ जाएगी। ठीक है, फॉर्मेटिंग वहाँ पे भी कॉपी हो गई है। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ लिखा नहीं है तो वो शो नहीं कर रहा है, लेकिन जब हम कुछ लिखेंगे वहाँ पे जैसे, तो वो अपने आप देखिए वैसे ही आ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया, कोई नाम लिख दिया, तो देखिए वो नाम अपने आप वैसे ही आने लगा। अब हमें अगर इस फॉर्मेटिंग को हटाना है, क्लियर करना सब में से, तो वो हम कैसे करेंगे? एक तरीका तो ये है कि हम कंट्रोल Z दबाते चले जाएं, कंट्रोल Z, और वो हमारे सारे स्टेप जो है वो पीछे चले जाएंगे। जैसे अंडू होता है, अंडू का शॉर्टकट है कंट्रोल Z। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि ऐसे करके मैं सारे सेल सेलेक्ट कर लूँ, यहाँ पे मैं क्लियर पे आ जाऊँ। ठीक है, राइट साइड में क्लियर पे। अब अगर मैं क्लियर ऑल पे क्लिक करूँगा तो जो कुछ लिखा है और जो कुछ फॉर्मेटिंग लगी सब हट जाएगा, शीट एकदम ब्लैंक हो जाएगी। जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया है वो सारा एरिया जो है खाली हो जाएगा। लेकिन अगर मैं क्लियर फॉर्मेट्स पे क्लिक करता हूँ तो नाम लिखे रहेंगे, बस उनकी फॉर्मेटिंग चली जाएगी। ये देखिए मैंने क्लिक किया, फॉर्मेटिंग चली गई, नाम अभी भी लिखे हुए हैं। लेकिन अगर मैं सब कुछ ऐसे सेलेक्ट करके क्लियर ऑल कर दूँ ऊपर वाला, तो सब चला जाएगा। ठीक है, तो ये होता है इससे। ओके, तो ज़रा एक चीज़ और देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, जैसे कि 45 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब आपको अगर ये जानना है कि 45 का 12% कितना होता है, 12% कितना होता है 45 का, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये करना है, या तो आप इधर 12% लिख दें। ठीक है,
12% इधर आप लिख दें और इस सेल में फॉर्मूला लगा दें इज़ इक्वल, इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, और आपको ये पता चल जाएगा कि 45 का 12% कितना होता है। जैसे हम इस चीज़ को क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ पे 100 लिखते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 50%। तो 100 का 50% कितना होगा, सीधी सी बात है 50 ही होगा। और इसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया इससे, ये देखिए 50 ही आया। ठीक है, 50 का 20% कितना होगा, 50 का चलिए चेक कर लेते हैं 20% कितना होगा। यहाँ पे ये लिया, इसको मल्टीप्लाई किया इस सेल से, और 50 का 20% ये होता है। अब देखिए आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप सीधे सीधे एक फार्मूले में ही पूरी चीज़ लिख सकते हैं, मतलब एक सेल में ही पूरा फार्मूला लिख सकते हैं। 50 मल्टीप्लाई बाय 10%, और देखिए निकल आया, हमने 50 का 10% निकाला है। ठीक है, और हम चाहें तो यहाँ पे 50 लिखें और यहाँ पे हमें 10% लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे लिख दें इज़ इक्वल, ये वाला सेल, इस सेल के अंदर 50 है और इसे मल्टीप्लाई करना है 10% से। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे भी काम करेगी। तो आप देख रहे हैं ये 2-3 तरीक़ों से ये चीज़ करी जा सकती है। यहाँ पे एडवांटेज ये है कि इस सेल में मैं परसेंट चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि और नंबर भी चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने नंबर और परसेंट दोनों अलग अलग लिखा है। तो जैसे मुझे 50 का 30% देखना है तो मैंने 30% कर दिया, अब देखिए वो 15 आ गया। मुझे 50 का 50% देखना है तो 25 आ जाएगा, ये देखिए 50 का 100% पूरा का पूरा 50 आ गया। तो इसका थोड़ा सा ये एडवांटेज मिलता है। अब इससे आप क्या बना सकते हैं, इससे आप जो है अगर आप कोई इनवॉइस बना रहे हैं, कोई बिल बना रहे हैं, कोई रसीद बना रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप टैक्स जोड़ सकते हैं। टैक्स कैसे ऐड करेंगे, सपोज़ करिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ किसी ने कोई सामान ख़रीदा, सामान ए, सामान बी और सामान सी। सामान ए था हमारा 75 रुपीज़ का, हमारा सामान जो बी था वो था 63 रुपीज़ का, और हमारा सामान जो सी था वो था 105 रुपये का। ठीक है, अब आपको टोटल निकालना है यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, इज़ इक्वल सम लिख देते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं और ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ये हमारा टोटल निकल आया। अब इसी में आपको जोड़ना है, टैक्स जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे ज़रा मैं टोटल लिख देता हूँ, इसी में आपको जोड़ना है टैक्स। टैक्स कितना जोड़ना है आपको, टैक्स मान लेते हैं हमको जोड़ना है 15%। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इज़ इक्वल, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, यहाँ पे 15% लिख देंगे, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा टैक्स निकल आया। ये हमारा कितना निकल आया, टैक्स निकल आया, 15% टैक्स। अब ग्रैंड टोटल निकालेंगे, यहाँ पे मैं जी टोटल लिख रहा हूँ, यानी कि ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल में क्या होगा, ये जो हमारा टोटल आया था और ये जो टैक्स आया था ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये इज़ इक्वल ये, अब इसको मैं सिर्फ प्लस लगा के ये ऐड कर देता हूँ, सम से भी ऐड कर सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये हमारा ग्रैंड टोटल निकल आया। अब अगर मुझे कुछ % डिस्काउंट जोड़ना है तो डिस्काउंट के लिए क्या करेंगे, 5%, 10% ऐसे डिस्काउंट निकाल लेंगे। अब डिस्काउंट को ऐड करने के बजाय हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं डिस्काउंट वाला जो नंबर है, क्योंकि डिस्काउंट में हम उनके पैसे बचा रहे हैं ना, उनको कम पैसा देना पड़ेगा, तो डिस्काउंट हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद चीज़ जो है हमारी सस्ती हो जाती है। सपोज़ करिए मैं यहाँ पे, इसको हम डिलीट कर देते हैं सबको, यहाँ पे लिखते हैं सब टोटल, यहाँ पे लिखते हैं सब टोटल। सब टोटल कैसे आया, सब टोटल आया है इज़ इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, ये हमारा है F2 से लेकर F4। ठीक है, यहाँ पे टैक्स मैं सोच रहा हूँ मैं इधर वाला क्लियर कर लेता हूँ सब,
सब टोटल भी इधर ही लिखना चाहिए था, चलिए हमने इधर लिख दिया, कोई बात नहीं। टैक्स इधर लिखते हैं, इसको कंट्रोल X से मैं कट कर लेता हूँ या कंट्रोल V से पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इधर लिख रहा हूँ टैक्स और डिस्काउंट, ठीक है। उसके बाद ग्रैंड टोटल। टैक्स हमारा कितना, टैक्स इस बार मैं लिख रहा हूँ इस सेल के अंदर, जैसे टैक्स मैंने लगाया 15%। परसेंट लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो वो 15 से मल्टीप्लाई कर देगा। 15% से मल्टीप्लाई होना है, ठीक है, तभी हमारा परसेंट निकल के आएगा। 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब तो वो एक जेनरिक नंबर निकल के आ जाएगा जो साइज़ में बहुत बड़ा होगा, तो वो चीज़ नहीं करनी है। डिस्काउंट हम कितना दे रहे हैं, डिस्काउंट हम दे रहे हैं 5%, ठीक है। अब चाहें तो हम सीधा 10% ही टैक्स लगा सकते हैं, लेकिन बिल इस तरह से नहीं बनता है कि आपने जो है डिस्काउंट पहले ही ऐड कर दिया और 10% टैक्स लगा दिया। जब आप बिल बनाएंगे तो आप 15% टैक्स लगाएंगे, फिर बताएंगे कि 5% हम डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि टोटल आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। वो सारी चीज़ आप प्रॉपरली दिखाएंगे, ठीक है। तो पहले उनका नंबर बड़ा होगा, फिर डिस्काउंट के बाद नंबर छोटा होगा, फिर जो कुछ होगा वो ग्रैंड टोटल में आएगा। बिल कुछ इसी तरीके से बनता है। अब हम क्या करेंगे, इज़ इक्वल, ये जो हमारा सब टोटल निकल के आया है, सब टोटल को मल्टीप्लाई कर देंगे टैक्स से। पहले ये सब टोटल, ये मल्टीप्लाई वाला सिंबल लगा देते हैं। अब इस पर क्लिक करते हैं, ये हमारा ये निकल के आ गया, ठीक है। अब टैक्स निकालेंगे, इसके लिए ये जो सब टोटल वाला नंबर है मल्टीप्लाई करेंगे 5% से, एंटर दबा देंगे। देखिए 12%, ये 12 रुपये कुछ, अगर हम इसे रुपया मान ले तो 12 रुपये कुछ पैसे डिस्काउंट हमारा हो रहा है। अब ग्रैंड टोटल कैसे करेंगे, ग्रैंड टोटल के लिए ये लिख करेंगे 243 हमारा, ठीक है। ये जो सेल है इसमें जोड़ेंगे पहले टैक्स, ये टैक्स जोड़ दिया, माइनस करेंगे डिस्काउंट, ग्रैंड टोटल हमारा 267 आया। आप चाहें तो बीच में टैक्स जोड़ के फिर से दिखा सकते हैं कि टैक्स जोड़ के आपका इतने का बिल बन रहा है, फिर जब हम डिस्काउंट दे रहे हैं तब आपका बिल जो है वो इतने का बन रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपसे प्रीवियस क्लास में ये कहा था कि मैं इफ़ कंडीशन आपको एक बार फिर से समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए वही करते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको समझाने के लिए एक सेल को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। हाईलाइट करने के लिए इसके अंदर कोई कलर, ये हल्का वाला कलर फिल कर देते हैं। ये चीज़ मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अब कोई लॉजिकल कंडीशन बनाते हैं। कंडीशन ये बनाते हैं कि इसके अंदर मैं कोई शब्द लिखूँगा, शब्द, चलिए इसके अंदर मैं शब्द लिखता हूँ वर्क, WORK वर्क। और कंडीशन ये लगाते हैं कि अगर इसके अंदर वर्क लिखा होगा तो यहाँ पे 12 लिख के आएगा, और अगर वर्क नहीं लिखा होगा या कुछ और लिखा होगा तो यहाँ 34 लिख के आएगा, ठीक है। तो वो कंडीशन कैसे लगेगी, सबसे पहले इज़ इक्वल लगेगा। मैंने माइनस का सिंबल लगा दिया गलती से, इज़ इक्वल लिखते हैं, फिर इफ़ लिखा जाएगा। स्मॉल और कैपिटल दोनों ही आप यूज़ कर सकते हैं, मैं स्मॉल यूज़ कर रहा हूँ। हम इस सेल की लोकेशन देंगे B3, ठीक है। तो B3 जो है अगर उसमें लिखा है, डबल कोट्स का यूज़ करेंगे। शब्दों के लिए हमेशा डबल कोट्स का यूज़ होगा, नंबर्स हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। डबल कोट्स में हमने लिखा वर्क। अगर B3 बराबर है वर्क के, B3 बराबर है वर्क के, इसका क्या मतलब है, मतलब कि अगर उस सेल के अंदर B3 के अंदर अगर यही चीज़ लिखी हुई है तो इसका मतलब ये है कि जब ये फार्मूला इससे कंपेयर करेगा इस स्पेलिंग से, तो यही स्पेलिंग उसको इसके अंदर मिल जाएगी। इट मीन्स कि ये उसके बराबर है, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है, जैसे ही हम कॉमा लगाएंगे नीचे एक स्टेटमेंट आ रहा होगा वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर ट्रू है यानी कि हाँ बराबर है, बराबर मिल जाता है, तो क्या चीज़ यहाँ लिख के आए इस सेल में जहाँ पे हम फार्मूला लगा रहे हैं, तो वहाँ पे लिख के आए 12। अगर 12 की जगह मैं कोई शब्द लिखता, कोई वर्ड लिखता, तो मैं यहाँ पे भी डबल कोट्स लगाता कॉमा के बाद, ठीक है। तो ये हमने बता दिया कि हाँ ठीक है, अगर वर्क अगर उधर मिल जाता है तो यहाँ पे 12 लिख के आए। लेकिन कंडीशन अगर फॉल्स साबित होती है, जैसे ही हम कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन हाईलाइट होने लगेगा वैल्यू इफ़ फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स साबित होती है तो हम चाहते हैं 34 लिख के आए, ठीक है। अब इस कंडीशन को हम बंद कर देंगे, कंडीशन को हम बंद कर देंगे और जैसे ही एंटर दबाएंगे 34 लिख के आने लगेगा। इसने क्या किया, यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा है उसने इस B3 सेल के अंदर
देखा कि क्या इसमें वर्क शब्द लिखा है, तो इसके अंदर तो कुछ भी नहीं लिखा है, ये तो अभी एम्प्टी सेल है, तो कुछ भी नहीं लिखा है, तो कंडीशन हमारी फॉल्स साबित हुई। तो ट्रू कंडीशन में क्या आना था, 12 आना था। फॉल्स कंडीशन में क्या आना था, 34 आना था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम गुड लिख दें या वर्क लिख दें, वर्क लिखते हैं, वर्क, WORK वर्क। जैसे ही इंटर दबाएंगे ये देखिए 12 आ गया। अगर हम इसे कैपिटल में लिख दें, ये देखिए तब भी 12 है। यानी कि स्मॉल और कैपिटल दोनों में ही ये चीज़ चलती है। अगर हम एक शब्द कोई स्मॉल रखें, एक कैपिटल कर दें, ऐसे कर दें, उल्टा सीधा तरीके से लिखें, तो भी देखिए 12 है। इसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके अल्फ़ाबेट स्मॉल है या कैपिटल है, अल्फ़ाबेट आइडेंटिकल होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें केस सेंसिटिव नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। केस सेंसिटिव ना होने का मतलब ये है कि अगर स्पेलिंग आपने गलत नहीं लिखी है, बस खाली छोटा बड़ा कर दिया है, कोई लास्ट का डिजिट स्मॉल कर दिया या कोई बीच का कैपिटल कर दिया है, तो भी वो चीज़ वैसा ही काम करेगी। उसको दूसरे वर्ड के तौर पे या दूसरे हम ये कहें कंटेंट या दूसरे ऑब्जेक्ट के तौर पे नहीं देखा जाएगा एक्सेल में। ठीक है, वो बराबर है उसी के। कहने का मतलब मेरा ये है, ये बराबर है इसके और ये इसके बराबर है और ये इसके भी बराबर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इक्वल ही हैं, इक्वल ही मानी जाएंगी। ठीक है, एक्सेल के अंदर ये सारी चीज़ें इक्वल मानी जाएंगी। तो इसको ज़रा मैं क्लियर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओके। ठीक है, ओके लिख दिया मैंने, तो ये 34 हो जाएगा। मैं अब एक कंडीशन यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये जो 34 लिखा है, मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि अगर फॉल्स कंडीशन में, अगर जैसे मान लेते हैं वर्क मिल गया तब तो ये 12 कर देगा। अगर वर्क नहीं मिलता है तो फॉल्स कंडीशन में क्या हो, तो फॉल्स कंडीशन में मैं चाहता हूँ एक और इफ़ कंडीशन लग जाए। अब हम एक और ओपन ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ठीक है, और अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे ये जो हमारा B3 सेल है, ये जो हमारा B3 सेल है, ये किसके बराबर हो, ये बराबर हो ओके के, डबल कोट्स में ओके। अगर ओके मिलता है यहाँ पे तो क्या आए, तो लिख के आए 13। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन अगर फॉल्स साबित हो तो लिख के आए 34 लिख के आए। ठीक है, और क्योंकि 2 ब्रैकेट ओपन हुए हैं तो 2 ब्रैकेट बंद भी होंगे। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा वर्क तो यहाँ 12 लिख के आएगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा ओके तो यहाँ 13 लिख के आएगा, और यहाँ अगर मैं जैसे कुछ और कुछ भी ऊट पटांग अगर मैं लिख देता हूँ तो यहाँ 34 लिख के आने लगेगा। ठीक है, अब 34 की जगह मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ, ये जो 34 मैंने लास्ट में दिया है डबल कोट्स में मैं ये कर देता हूँ इनवैलिड। ठीक है, जब मैं कोई शब्द लिखूँगा तो मैं डबल कोट्स हमेशा लगाऊंगा। ठीक है, अब एंटर दबा देते हैं, ये देखिए इनवैलिड आने लगा। यहाँ पे मैं ओके लिखूँगा तो 13 आएगा, यहाँ पे मैं वर्क लिखूँगा तो 12 आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर मैं कुछ और लिखूँगा, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ पेंसिल, तो ये इनवैलिड आने लगा। ठीक है, इस तरीके से हमारी कंडीशन काम करती है, लॉजिकल कंडीशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब जब हम मार्कशीट बना रहे थे स्टूडेंट्स की तो वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, देखिए वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे हम कंपेयर कर रहे थे, जैसे यहाँ पे मैंने इज़ इक्वल का सिंबल लगा रखा है, वहाँ पे हम कंपेयर कर रहे थे कि अगर B3 जो है इससे छोटा है तो ये लिख के आए, और छोटा नहीं है, कंडीशन फॉल्स साबित होती है तो एक दूसरी कंडीशन, एक और कंडीशन लग जाए। वो कैसे होगा, वो देखिए मैं पूरी कंडीशन फिर से लिखता हूँ। सपोज़ करते हैं ये किसी स्टूडेंट के परसेंटेज है, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं
स्टूडेंट का नाम, यहाँ पे हम लिख देते हैं 67, ठीक है। ये उसके परसेंटेज, अभी हमने कोई मार्कशीट नहीं बनाई, सीधा परसेंटेज ऐसे ही अपने मन से दे दिया। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, इज़ इक्वल, इफ़ ब्रैकेट ओपन होगा 67 वाला जो सेल है, सेल कौन सा है, B3, ठीक है। B3 अगर हमारा छोटा है, किससे छोटा है, 40 से छोटा है। 40 से छोटा होने का मतलब है 39, 38, 37, 36, ठीक है। अगर ये 40 से छोटा है तो हम चाहते हैं क्या लिख के आए, हम चाहते हैं लिख के आए D, ठीक है। यानी कि अगर 39, 38, 37 इतना है तो D लिख के आए। लेकिन अगर जैसे ही ये 40 से बड़ा हो जाएगा, जैसे ही ये 40 से बड़ा हो जाएगा तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स साबित हो जाएगी। तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब फॉल्स के केस में हम क्या चाहते हैं, क्या लिख के आए, तो फॉल्स के केस में चाहते हैं कि एक बार फिर से कंपेयर करो। तो हम एक बार फिर से इफ़ कंडीशन लगा रहे हैं कॉमा दे के, फॉल्स के केस में फिर से कंपेयर करो। तो ये जो B3 है, अब ये किससे बड़ा है, अब ये बड़ा है 50 से। देखो कि 50 से छोटा है कि नहीं, मतलब 50 से छोटा, 50 से बड़ा नहीं, 50 से छोटा। जब हम 50 से छोटा लिखेंगे तो सीधी सी बात है, जो चीज़ 50 से छोटी है वो 40 से भी छोटी हो सकती है। हो सकता है एक टाइम पे दोनों ही छोटी हो, है ना, वो भी हो सकता है। तो यहाँ पे होता क्या है, अगर वो नंबर 40 से छोटा होगा तब तो पहली ही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, है ना, वो यहाँ तक बढ़ेगा ही नहीं, पहले ही वो चीज़ ट्रू हो जाएगी। अगर नंबर 39, 38, 37 है तो सीधा D लिख के आ जाएगा, यहाँ तक जाएगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही वो नंबर 40 हो जाता है, यानी कि 40 के बराबर हो गया, हमने इस इक्वल का सिंबल नहीं लगाया बीच में, दो सिंबल भी लगा सकते हैं, बराबर भी हो या छोटा हो, लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ छोटा ही लगा रहे हैं। जैसे ही वो 40 हो जाएगा, B3 में लिखा नंबर अगर 40 के बराबर हो जाएगा, ये इधर आगे बढ़ जाएगा, इसको कंपेयर करने लगेगा। अब यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि 50 के बराबर, यानी कि 50 से मतलब छोटा, 49, 48, 47। तो अगर कोई भी नंबर जो है जो 40 और 49 के बीच में आता है, या 40 या 49 में से कुछ भी है, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे हम चाहते हैं लिख के आए, डबल कोट्स दे देते हैं C, ठीक है। अब हमने एक कॉमा और लगा दिया कि ये कंडीशन अगर फॉल्स साबित हो, ये फॉल्स साबित हो तो क्या चीज़ हो। तो हम चाहते हैं फिर से इफ़ लगाएंगे, इस बार कंपेयर करेंगे B3, इस बार हम बड़े नंबर से कंपेयर करेंगे 65 से, 65, 64, 63, 62 कोई भी नंबर इसके बीच में आता है तो हम चाहते हैं कि क्या मिले उसको, उस स्टूडेंट को मिले B, उस स्टूडेंट को मिले B। लेकिन मान लेते हैं नंबर हमारा और बड़ा है, नंबर है 75, 77, 79, 80, या है 66, या 65 है, 67 है, 68 है, ऐसे है नंबर। तो हम चाहते हैं उन सब केस में क्या हो, जो जब ये फॉल्स साबित हो तो एक और इफ़ कंडीशन कंपेयर करो। उस केस में क्या हो, उस केस में ये जो हमारा B3 है ये बड़ा होना चाहिए 101 से। 101 मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर कोई 100 भी ले आता है तो 100 से हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 100 से हम कंपेयर करेंगे तब तो बराबर हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स साबित हो जाएगी। तो हम कंपेयर कर रहे हैं 101 से। अगर कोई पूरे भी ले आता है तो हाँ 101 से तो वो छोटा ही है, ठीक है। तो अगर 101 से छोटा है, यहाँ पे हम चाहते हैं, कॉमा दिया हमने, लिख के आए A, ठीक है। और इसके बाद अगर भी कुछ और लिखा है, मान लेते हैं किसी ने कुछ उल्टा सीधा नंबर लिख दिया, या लिख दिया 200 लिख दिया, 250 लिख दिया, या अपना नाम ही लिख दिया, तो हम चाहते हैं लिख के आ जाए डबल कोट्स में, हम लिख देते हैं इनवैलिड। इनवैलिड मैंने कैपिटल में लिख दिया है, ठीक है। अब मैं सबको बंद कर रहा हूँ, 2, 3, 4, आई थिंक 4 है,
67 है तो इसके ए आएंगे। अभी हम इसको कम कर देते हैं, हम इसको 23 कर देते हैं, ये देखिए डी हो गए। हम इसको कर देते हैं 46, ये देखिए सी हो गए। हम इसको कर देते हैं 99, हम इसको कर देते हैं 100, हम इसको कर देते हैं 101, इनवैलिड हो गया। ठीक है, अगर मैं 101 की जगह वहाँ 100 से कंपेयर करता तो ये 100 पे ही इनवैलिड दिखाने लगता, लेकिन 101 पे ये इनवैलिड दिखा रहा है तो वो अपनी जगह लॉजिकली बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी के 101% मार्क्स नहीं आ सकते 100% में से, 100% में से 100% ही आएंगे, है ना। तो इस तरीके से हमारी जो इफ़ कंडीशन है वो वर्क करती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो इसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। I never thought I'd feel like this.